हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। और ये हमारी नई सीरीज़ है जिसमें हमने डेली डोज स्टार्ट किया है सीसैट का, क्योंकि सीसैट में काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है। तो हम क्या करेंगे कि रोज़ 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीसैट के, ताकि आपका सीसैट जो है वो प्रॉब्लम ना करे। आप इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स तक, जो अभी 30-40 दिन बचे हैं, 40 डेज़ बचे हैं, राइट। तो 40 डेज़ में 80 क्वेश्चन भी कर लो तो काफ़ी है, रोज़ का रोज़ कम से कम टच बना रहेगा, है ना। तो ये हमारा मकसद है। 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ रहेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ करने नहीं वाले हैं इसमें। और क्वेश्चन जो होंगे वो एकदम लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना, जैसे आते हैं यूपीएससी में, वैसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि मेन यूपीएससी पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, राइट। And if you are new to this channel, do not forget to like, share, subscribe and also recommend our channel to your fellow aspirants as well, ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ और हमारे साथ आप भी ग्रो कर पाएँ। इसके साथ साथ हमने मास्टर इकोनॉमिक्स का चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स मास्टर करा रहे हैं 7 डेज़ में। दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दैट कोर्स, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 200 से ऊपर, मतलब आई गेस 230 एस्पिरेंट्स ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर चुके हैं। सो डोंट बी लेफ्ट आउट इन योर प्रिपरेशन, है ना, क्योंकि उसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को इतने अच्छे से समझाया है कि आपका कभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, एटलीस्ट अगर आपको इकोनॉमिक्स से दिक्कत आती है तो वो कभी आपके गलत नहीं होने वाले हैं, राइट। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। इसके साथ साथ अगर आपको सीसैट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, देन वी हैव लॉन्च दैट फाउंडेशन कोर्स एज वेल, जिसमें हम पूरा थ्योरी वगैरह सब डिस्कस करते हैं, एनिमेटेड लेक्चर्स रहते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम खूब सारे करते हैं। सो यू कैन जॉइन दैट, एंड इफ़ यू फाइंड दैट यूजफुल, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू एज वेल। थैंक यू सो मच। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और आज के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन भी हमारा सेट्स पे ही है, लेट्स सी क्या बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियंस, रेस्ट आर फॉरेनर्स, फर्दर 70 पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश, द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज। तो देखो, जब भी हम ऐसे क्वांट के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, देन व्हाट वी डू इज कि जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे पहला इसमें क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन, तो हमको पता है कि 120 पर्सन का ग्रुप है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लेट्स से मैंने एक स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। इमेजिन करो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें 120 पर्सन खड़े हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब ऐसे करते 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 120 पर्सन यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये ग्रुप हो गया 120 पर्सन का, है ना, ऐसे हो गया। तो करेक्ट, समझ में आ गया, सिंपल है। बोल रहा है इसमें 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं सारे इंडियंस को इधर कर देता हूँ। लेट्स से सारे इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए, इधर आ गए। सारे इंडियंस मैंने यहाँ रख दिए, तो यहाँ पे 80 इंडियंस हो गए और बाकी कितने बचे, 40। तो 40 हो गए सारे फॉरेनर्स। समझ में आया, सिंपल है। मैंने सारे बंदों को यहाँ खड़ा किया, 120 के 120 बंदों को खड़ा किया और फिर उनको सेग्रीगेट कर दिया। 80 इंडियंस को इधर रख दिया मैंने, यहाँ पे सारे इंडियंस हैं और यहाँ पे सारे फॉरेनर्स हैं, और मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी बीच में। समझ में आ गया, सिंपल। ये हो गई पहली सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 70% कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये दूसरी स्टेटमेंट है कि अब ये जितने भी 120 लोग हैं, इनमें से कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। समझ में आ गया। अभी इनमें अभी पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी, कुछ इंडियंस हैं कुछ फॉरेनर्स हैं, तो उसमें हमने बना दिया ऐसे, है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ इंग्लिश बोलते हैं कुछ इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि 70% जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, 70% इंग्लिश बोलते हैं। इनमें से 70 लोग इंग्लिश बोलते हैं। हमको नहीं पता कौन बोलता है, कौन इंडियन बोलता है इंग्लिश या फिर फॉरेनर बोलता है, बट 70% बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, कितने इंडियंस, ये जो आप देख रहे हो, कितने इंडियंस इंग्लिश बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। पहला है 20, 30, 30 और लेस, और 30 और मोर। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये है कि ये मैं मान लूँ कि 70 के 70% इंग्लिश बोलते हैं, इंडियंस हैं। 70 के 70% जो हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, दैट आर इंडियंस। तो मैं क्या करूँगा, सारे इंग्लिश वालों को, मतलब मान लो सारे के सारे इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा जहाँ पे मैं सारे इंग्लिश वालों को रख दूंगा। तो इंडियंस में से 70 इंडियंस इंग्लिश बोलेंगे और बाकी जो 10 बचेंगे वो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, और बाकी ये 40 तो हैं, है ना। तो इस केस में
द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 70, इस केस में 70 हो गया। या फिर दूसरा केस मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रीम केसेस लेने हैं मेरे को। एक्सट्रीम केसेस में मैं दूसरा ये कर सकता हूँ कि सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं तो मैं क्या मानूंगा कि ये 40 के 40 इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे कितने 30। तो अगर 30 बचे तो मैं क्या करूंगा, सारे जितने लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको इस लाइन के इधर खड़ा कर दूंगा। किधर खड़ा कर दूंगा, इधर खड़ा कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, ये 40 फॉरेनर्स भी आ जाएंगे जो इंग्लिश बोलते हैं और उसके बाद 30 इंडियंस भी आ जाएंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 70। तो इस केस में, इस एक्सट्रीम केस में जिसमें मैंने सारे फॉरेनर्स ले लिए इंग्लिश बोलने वाले, उसमें अगर मैंने ये भी मान लिया कि सारे फॉरेनर्स, अगर मैंने ये भी मान लिया कि सारे फॉरेनर्स लेट से इंग्लिश बोलते हैं, तो तब भी उस केस में भी कम से कम 30 इंडियंस तो इंग्लिश बोलेंगे ही ना, क्योंकि मैक्सिमम फॉरेनर्स तो 40 हैं। अगर ये सारे लोग भी अगर इंग्लिश बोल देंगे तो कम से कम 30 लोग तो बोलेंगे ही इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम मतलब जो भी इंडियंस इंग्लिश बोलेंगे दैट वुड बी मोर देन 30 या 30। तो इसमें ये ऑप्शन दिख रहा है 30 और मोर, मतलब कि जितने इंडियंस इंग्लिश बोल रहे हैं वो कम से कम 30 तो होंगे ही होंगे, है ना। अगर सारे फॉरेनर्स भी इंग्लिश बोल देते हैं तो कम से कम 30 इंडियंस तो इंग्लिश बोलेंगे ही ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल तरीके से हमको क्वेश्चन करना है, कुछ हाई फाई नहीं है इसमें। इसमें कोई सेट्स और रिलेशंस का थ्योरी नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। एक फील्ड लिया, उसमें 120 लोग को खड़ा कर दिया, फिर 80 इंडियंस को साइड कर दिया, 40 फॉरेनर्स को इधर कर दिया, और फिर हमने केसेस बना लिए। समझ में आ रहा है। इसको अब इसी कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो मैंने अभी आपको बताया उसको क्या बोलते हैं, सेट्स। दिस इज अ थ्योरी ऑफ सेट, मतलब हम सेट्स में अरेंज कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ इंडियंस को अरेंज किया, यहाँ फॉरेनर्स को अरेंज किया, तो यहाँ पे 80 लोग थे, यहाँ पे 40 लोग थे। अब मैंने क्या माना, मैंने ये माना कि 70 के लेट से 70 के 70%, 70 जो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं उनमें से ये लेट से सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं, तो तब भी कम से कम 30 लोग तो इंग्लिश बोलेंगे ही ना यहाँ से। अगर ये सारे इंग्लिश बोलते हैं तो भी कम से कम 30 इंडियंस तो इंग्लिश बोलेंगे ही। सिंपल आ गया आंसर, डी हो गया आंसर, है ना। समझ में आ रहा है, इस टाइप से ही सोचना है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स अपनी जगह हैं, बट कंसेप्ट को समझना, क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये आपको लॉन्ग टर्म ले जाएगा। क्योंकि देखो मान लो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक कर ली, मान लो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। यूपीएससी ने मेन पेपर में कुछ क्वेश्चन घुमा दिया, इधर से कुछ इधर कर दिया, तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। आपका दिमाग इस क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि यही चीज़ की प्रैक्टिस कराई है। तो वो हमको नहीं करना है। जब भी हम कोई क्वांट के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हम कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सी सेट के लिए प्रिपेयर करने का भी जरूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया। करेक्ट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3 and let s be their sum। तो पहले हम सिंपल पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला टॉपिक इसने क्या बोला, 3 डिजिट के नंबर है हमारे पास, तो हम 3 डिजिट का नंबर लिख देते हैं। मान लो एक नंबर है XYZ, इसमें X Y और Z 3 डिजिट्स हैं। मैं इसको ऐसे बॉक्सेस में लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे Z है। 3 डिजिट का एक नंबर है, जैसे 100 होता है ना, 100 में 3 डिजिट होती हैं, 1 2 3, वैसे ही ये 3 डिजिट का नंबर है XYZ। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। रेपिटेशन नहीं होगा, मतलब जैसे इस 100 में 0 रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें कोई ऐसा कोई रिपीटिशन नहीं है। मतलब यहाँ पे अलग डिजिट होगी, यहाँ पे अलग डिजिट होगी और यहाँ पे अलग डिजिट होगी। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। सिंपल है, समझ में आ गया। तीनों डिजिट्स अलग है, कुल मिला के बस इतना बोल रहा है ना। तीनों डिजिट्स अलग है, तो हमने लिख दिया दूसरा इन्फॉर्मेशन। पहला इन्फॉर्मेशन ये हुआ, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये हुआ कि तीनों डिजिट अलग है। फिर क्या बोल रहा है, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि सारी डिजिट्स नॉन जीरो है, मतलब इनमें से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है। करेक्ट, समझ में आ गया, ये चीज़ हमको पता चल गई। तीसरा कंडीशन क्या हुआ कि कोई भी जीरो नहीं है ना। चौथा क्या बोल रहा है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ये सारे डिजिट जो हैं, वो जितने भी डिजिट है X Y और Z, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो 3 के मल्टीपल्स हम लिख देते हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं सारे। और पांचवी जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो भी यहाँ पे डिजिट होगी, वो कोई भी नंबर में डिजिट होती है, ये वाली डिजिट है, ये 0 से 9 के बीच में ही होगी ना, 0 से 9 के बीच में ही होगी। अब हमें ये पता चल गया कि ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो जितनी भी डिजिट्स हैं इसमें, ये सारी 1 से 9 के बीच में होंगी। समझ में आ रहा है ना, सारी डिजिट्स 1 के 9 के बीच में होंगी ना। कोई भी एक डिजिट है, ये सिंगल डिजिट ही है ना, सिंगल डिजिट है सारी, कोई भी डबल डिजिट तो होगा नहीं। ये X सिंगल डिजिट होगा, Y सिंगल डिजिट होगा और Z भी सिंगल डिजिट होगा। तो
1 to 9 के बीच में सारी डिजिट्स होंगी, क्योंकि 0 तो है नहीं ना, थर्ड कंडीशन ना 0 नहीं है। और ये जितनी भी डिजिट्स हैं ये सारी 3 के मल्टीपल्स होंगी। तो 1 और 9 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल्स हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 ही मल्टीपल हैं बस, है ना, 3 6 और 9, और 3 ही डिजिट है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब 3 6 9 के ही पेयर्स होंगे सारे। समझ में आ गया? अब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि x y और z, x y और z 3 6 9 में से ही एक हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। लेट्स से अब हम बनाते हैं 3 डिजिट का नंबर मेरे को चाहिए x y z, और डिजिट क्या है? 3 6 और 9। तो पहले मैं क्या करता हूँ? पहले यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ 6 लिख देता हूँ, यहाँ 9 लिख देता हूँ। ये एक नंबर हो गया मेरा, ये एक नंबर हो गया। फिर यहाँ पे 3 लिखे रहने देता हूँ, 9 को इधर ले आता हूँ और 6 को इधर ले आता हूँ, ये दूसरा नंबर हो गया। ऐसे लिखने हैं आपको सारे, ऐसे सारे नंबर्स लिखने हैं, दूसरा नंबर हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, अब x की जगह मैंने 3 3 लिख लिया, अब x की जगह मैं 6 लिख देता हूँ। हर एक डिजिट में हर एक नंबर लिखना है मेरे को। फिर यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, तो 6 लिख दिया, तो यहाँ क्या बचा? 3 और 9। तो मैंने यहाँ 3 डाल दिया, यहाँ 9 डाल दिया, तो 639 एक नंबर हो गया। उसके बाद फिर से 6 और यहाँ पे 9 लिख दूंगा, यहाँ पे 3 लिख दूंगा, तो एक और नंबर हो गया। अब 3 हो गया, 6 हो गया, अब चौथा क्या बचा? 9 बचा। तो 9 एक हो गया, और फिर क्या हो गया? दो डिजिट्स कौन से बचे? 3 बचा और 6 बचा, तो 9 3 6, फिर और एक और 9 आएगा, 6 और 3। समझ रहे हमने किया क्या है इसमें? 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स आ गए हमारे पास कि नहीं आए? आ गए ना नंबर सारे हमारे पास। ऐसे ही करना है, बस सिंपल है। ये नंबर हो गया, 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 और ये नंबर हो गया। मैनुअली आपको सारी प्लेसेस पे ये 3 डिजिट रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें बोल रहा है लेट एस बी देयर सम। अब ये जितनी भी डिजिट्स हैं, लेट से एस इज देयर सम, ठीक है। तो इसका सम निकाल लो, कितना आ रहा है सम, सम निकाल लो। अब इसमें बोल रहा है ऑब्टेन यूजिंग कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर, लेट एस बी देयर सम। तो इसका सम निकालते हैं, चलो। 9 और 6 15, 15 और 3 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27, 27 और 9 अगेन दैट इज 36। 3 आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, है ना। 6 3 9 9 9 18, 18 प्लस 3 21, 20 प्लस 1 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 6 39। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 9। उसके बाद 3 3 6 3 9 6 15, फिर 21, फिर 30 और फिर 39। क्या हो गया? 3996 आ गया। नंबर क्या आ गया हमारे पास? सम क्या आ गया हमारे पास? सम आ गया 3996। ये सम आ गया, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 3996 नंबर आ गया। अब क्या बोल रहा है? एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। करो इसको 74 से, 74 से करो। एकदम सिंपल चल रहा है, हम कुछ इसमें हाई फाई चीज़ नहीं लगा रहे हैं। 2 3 से 6, 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 9 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अब बताओ ये 37 से डिविजिबल है क्या? 1998 37 से डिविजिबल है क्या? 37 कर ही लेते हैं, 1998 37। तो 37 3 सा करते हैं, 7 3 सा 21, 3 3 सा 9, 119। इससे और ज़्यादा आ सकता है। 37 199 है ना, तो 37 5 सा करते हैं, 7 5 सा 35, 5 3 सा 15 प्लस 3 18, 185 है ना। तो 185 से ऊपर नहीं आएगा। 37 5 सा आ गया 185, 185। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 148 आ गया। अब इसी में ही 37 4 सा करो। 37 4 सा कितना आता है? 7 4 सा 28, 4 3 सा 12 प्लस 2 14, 37 इंटू 4 इज़ 148। तो डिविजिबल है ये, है ना। 37 से ये डिविजिबल है। 54 सा, तो 37 से डिविजिबल है। इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, येस इट इज़ ट्रू। एस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, तो ऑब्वियसली 37 74 से डिविजिबल है अगर 74 9 8 जा 72 होता है। एक बार और ये डिवाइड कर लेते हैं। 3996, एक मिनट, एक मिनट यार, ये क्या हो गया? हाँ, 3996 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं। चलो करते हैं 9 से डिवाइड। 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, 9 4 सा 36, 9 में से 6 गया 3 39, अगेन 9 4 सा 36 राइट, फिर 36 आ गया, फिर 9 4 सा 36, तो ये भी डिविजिबल है।
है ना? समझ में आ रहा है ना? कुछ हाई फाई हम कर रहे हैं क्या इसमें? ऐसा कुछ कर रहे हैं जो नहीं आता है? सब कुछ तो आता है, डिवीजन ही तो कर रहे हैं नॉर्मल। तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्या हो गया आंसर? सी हो गया। क्या बहुत टफ था? टफ बस पहला पार्ट था जिसमें आपको क्वेश्चन समझना है, और वो टफ भी नहीं था अगर आप नॉर्मल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे। हमने पहली इन्फॉर्मेशन जो दी थी उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर जो दूसरी थी उसकी कंडीशन लिख ली, फिर जो तीसरी थी उसकी कंडीशन लिख ली, और फिर जो चौथी थी उसकी लिख ली। अब ये 4 इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यही हर क्वेश्चन में होता है। हम क्वेश्चन नहीं क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है ना? अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।